हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम बात करेंगे क्ले के मिनरल्स की, क्ले मिनरलोजी। और जो हम बारी बारी कहते रहते हैं ना, मोंट मोरलाइट, उसकी आज हम बात करेंगे। पर उससे पहले हमने जो 11th 12th में एटॉमिक बॉन्ड्स पढ़े थे, उनके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, राइट? क्योंकि वो काम आएंगे जो हम क्ले के मिनरल्स पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो एटॉमिक बॉन्ड्स, जो फर्स्ट टाइप के एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं, दैट आर प्राइमरी वैलेंस बॉन्ड्स। अब जो ये प्राइमरी वैलेंस बॉन्ड्स, ये क्या होते हैं? ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो एक एटम को दूसरे एटम से जोड़े, जैसे कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सारे क्या है? आयनिक बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स मीथेन, शुगर, ग्लूकोज, ये सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, राइट? अब जो नेक्स्ट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड्स। सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स जो एटम को दूसरे एटम से कनेक्ट करते हैं, पर ये एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, दूसरे मॉलिक्यूल में कोई दूसरा एटम है। ये एक मॉलिक्यूल के एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के एटम से जोड़ते हैं। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड्स। फोर्सेस दैट लिंक एटम्स इन वन मॉलिक्यूल टू एटम्स इन अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, वो होते हैं सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड्स। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन से सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड्स? फर्स्ट इज वॉन डर वाल्स फोर्सेस। ये होती है ड्यू टू वाटर। वाटर इसमें काम करता है टू, मतलब एक एटम, एक मॉलिक्यूल में एक एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम से कनेक्ट करने में। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, दैट दिस इज वीक इन नेचर। ये आसानी से टूट सकता है और इसको आसानी से डिस्प्लेस किया जा सकता है, राइट? पर जो दूसरा टाइप का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, जब हाइड्रोजन एज ए मतलब एज ए बॉन्ड काम करे, एज ए हाइड्रोजन काम करता है, एक एटम, एक मॉलिक्यूल में एक एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम से जोड़ने में, बॉन्ड बनाने में, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले लें, तो वाटर में क्या होता है कि उस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाटर में जैसे H2O है, उसमें हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से कनेक्ट करने में भूमिका निभाता है, राइट? जैसे हमने किया था इसका, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, वाटर का ऐसे होता है, तो इसमें जो ये ऑक्सीजन है, ये कनेक्ट हो जाएगा किसी दूसरे वाटर के बॉन्ड से, राइट? H2O। इसमें जो ये हाइड्रोजन है, इसने इसके ऑक्सीजन को दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से जोड़ने में भूमिका निभाई है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में। ये हमने 11th 12th की केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जो मैंने यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे दी, स्लाइड्स में भी, जो PDF में आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें भी ये चीज है। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन जो है बॉन्ड्स को लेके, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, हमारे लेवल पे। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा कोई बॉन्ड होता है जो कनेक्ट कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ शीट्स देखेंगे, मेनली दो टाइप्स की शीट्स, टेट्राहेड्रल शीट एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल शीट। ये शीट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है अगर हमको मेनली जो क्ले के मिनरल्स हैं, जो एक्चुअली हम देखते हैं, मोंटोमोरलाइट भी जिसका एक हिस्सा है, अगर उनको डीपली अंडरस्टैंड करना है। तो जो फर्स्ट टाइप की शीट है, दिस इज टेट्राहेड्रल शीट। ये टेट्राहेड्रल शीट क्या होती है? ये कैसी शीट होती है? इस शीट को समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि टेट्राहेड्रन क्या होता है। टेट्राहेड्रन एक शेप होती है। कैसी शेप? देखिए, जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट? दिस इज अ ट्रायंगल। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है। इसके ये तीन साइड्स होगी ट्रायंगल की,
जो ये तीनों मार्कर्स हैं आप देख पा रहे हो, 1 2 3, ये तीनों साइड्स होंगी एक ट्रायंगल की, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और साइड भी आएगी, एक और साइड नहीं, काफी आएंगी, 3 आएंगी मेनली। देखिए एक एक पहले आप पॉइंट्स देखिए, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स हो गए, और चौथा पॉइंट कहीं इधर होगा, हवा में ऊपर 3D में ऐसा एक चौथा पॉइंट होगा। अब इस चौथे पॉइंट से एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी, ये तीन लाइंस ड्रॉ करूंगा मैं, एक इधर इस पॉइंट से जो हवा में है 3 डायमेंशन में, एक इधर और एक इधर। और ये जो साइड्स हैं 1 2 3, दीज आर ऑल्सो इक्वल टू द साइड्स जो इसकी थी, जो बेस पे मैंने ट्रायंगल बनाया ना, ये साइड्स और जो ये साइड्स 1 2 3 रेगुलर टेट्राहेड्रन में ये सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब आपको पहले ये समझ आ गया कि टेट्राहेड्रन क्या होता है। एक 4 साइडेड 3D फिगर है टेट्राहेड्रन, जिसमें एक तो ये 3 तो साइड्स हैं प्लस 4 5 6, टोटल 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक ऐसा एक जो 3D फिगर है ऐसी, उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रन, ठीक है। अब बात आती है, पहले इसको टेट्राहेड्रन को और थोड़े हम देख लें। ये जो टेट्राहेड्रन है, इसके एक तो ये फेस हो गया जो ये बेस है, और एक दूसरा फेस कौन सा हो गया, एक जो ऐसे और ऐसे, इन दोनों जो ये पॉइंट्स है 1 2 और जो हवा में पॉइंट है, इन तीनों को मिला के एक और ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब जो ये दोनों पॉइंट्स है, ये 1 और 2, इन दोनों पॉइंट से और जो हवा में पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से एक और ट्रायंगल बन गया। अब जो ये और ये 1 और 2, ये दो पॉइंट्स और जो हवा में पॉइंट्स है, इनसे एक और ट्रायंगल बन गया। तो टोटल एक तो ये, एक ये 3 ये हो गए, एक बेस हो गया। टोटल 4 ट्रायंगल, 4 2D फिगर्स हम बना सकते हैं हमारे टेट्राहेड्रन से। 4 ट्रायंगल्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो टेट्राहेड्रल शीट है, उसमें जो टेट्राहेड्रन यूनिट होता है वो कैसा होता है। उसमें ये होता है कि एक ऐसा टेट्राहेड्रन कि जिसका एक तो ये बेस, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे मैं आपको ये बना के दिखा रहा था ना टेट्राहेड्रन, ये देखिए इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे टेट्राहेड्रन हमने बना दिया। अब जो ये 4 कॉर्नर्स है ना टेट्राहेड्रन के, 1 2 3 और जो हवा में है, इन चारों के ऊपर, इन चारों पे ऑक्सीजन एटम है। कौन सा? ऑक्सीजन। 1 2 3 जो ये बेस पे है, प्लस जो ये हवा में है एक पॉइंट, चारों पे ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम ऑन ऑल द 4 साइड्स, 1 2 3 और 4, सभी साइड्स, सभी कॉर्नर्स पे ऑक्सीजन एटम बैठा हुआ है, ठीक है। और इस जो 3D शेप बन गई मेरी, इस टेट्राहेड्रन बन गया ना जो ये मेरा, इसको अगर आप गूगल पे देखोगे तो आपको इसकी 3D फिगर्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो उससे तो आप बड़ी ही आसानी से इसका पता लगा सकते हो। जो हमारे पिरामिड्स हैं यूरोप में खड़े हुए हैं, आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं, जो वो यही है, वो टेट्राहेड्रन की शेप में बनाए हुए हैं। एक्चुअल चाहे टेट्राहेड्रन वो ना हो, पर टेट्राहेड्रन की शेप में तो वो है ही, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन, ये आपको समझ आ गया कि टेट्राहेड्रन क्या होता है। अब इस टेट्राहेड्रन के बीच में कहीं जो इसका सेंट्रोइड होगा, जो ये 3 डायमेंशनल मेरी फिगर बन गई ना, इसका जो सेंटर होगा इस 3 डायमेंशनल शेप का, जो सेंट्रोइड होगा, वहां पे सिलिकॉन एटम बैठा हुआ है, ठीक है। इन 4 कॉर्नर पे हो गया ऑक्सीजन, और इस जो फिगर बन गई मेरी टेट्राहेड्रन की, उसके सेंटर पे सिलिकॉन एटम, जिसको हम बोल देंगे सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, उस पे बैठा हुआ है सिलिकॉन एटम, ठीक है। ये है मेनली जो मेरी टेट्राहेड्रन यूनिट, जो एक टेट्राहेड्रन यूनिट है वो ये है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये बेस पे जो ट्रायंगल बनाया था मैंने वो है ऑक्सीजन,
और ऊपर आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। इन चारों कॉर्नर पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है और सेंट्रोइड पे इस टेट्राहेड्रन जो यूनिट है इसके सेंट्रोइड पे सिलिकॉन एटम है, ठीक है। अब ये जो टेट्राहेड्रन यूनिट है ये जब अरेंज होता है, ठीक है, हमारे जब टेट्राहेड्रल शीट बनती है हमारी, तो जब ये अरेंज होता है ये ऐसे अरेंज होता है कि जो बेस पे ऑक्सीजन है ये शेयर हो जाते हैं बिटवीन टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स। मतलब एक तो ये आ गया टेट्राहेड्रल यूनिट, एक इसके साथ आएगा ये और ये, एक इधर भी टेट्राहेड्रल यूनिट, एक ये टेट्राहेड्रल यूनिट और एक ये। जो ये बेस पे ऑक्सीजन है ना ये शेयर हो जाएंगे इन दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स के बीच में, ठीक है। तो जब बीच में शेयर हो जाएंगे तब आप देखिए कि ये देखने में कैसे लगेगा। एक इस साइड आ गई साइड, ठीक है, और एक नीचे बेस सा तैयार हो गया। एक्चुअल में ऐसी लाइंस नहीं बनी हुई जैसे जो मैंने ये ग्रीन से बनाई हुई ना, जो रेड से डॉटेड ना आदि वगैरह, एक्चुअल में कहीं लाइंस नहीं बनी हुई। ये हमने अपनी समझ के लिए, हमने ज्यादा समझाने के लिए एक दूसरे को ऐसे बना दिया, इसको टेट्राहेड्रल यूनिट प्रॉपर बना दिया। एक्चुअल में ऐसी लाइंस नहीं है। एक्चुअल में तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम बैठा हुआ है एक जगह पे, दूसरी जगह पे सिलिकॉन एटम बैठा हुआ है। जब पैटर्न ऑब्जर्व किया कि लग कैसे रहा है, जो बैठा हुआ है इसको देखने में कैसी फिगर लग रही है ये, तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट की तरह हमें लगा, तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक ये और एक ये, तो ये देखने में कैसे लगेगा कि एक तो इस साइड स्लांटेड लाइन है, एक नीचे एक बेस सा तैयार हो गया, एक ऊपर कुछ है एटम्स ऐसे तैयार हो गया, और जैसे इस साइड ऐसे एक स्लांटेड लाइन है, दूसरी साइड भी ऐसे एक स्लांटेड सी लाइन आ जाएगी, राइट। तो ऐसी ट्रेपीजियम की शेप के जैसा कुछ हमें नजर आने लग जाएगा अगर हम दो एटम्स की बात करें, दो यूनिट्स की बात करें, टेट्राहेड्रल दो यूनिट्स की बात करें, तो इस ट्रेपीजियम जैसी एक हमें शेप दिखने लग जाएगी, राइट। एक ऐसे जो ऐसे वाला है ऐसे, और जो इस साइड साथ में इसके आएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो वो ऐसे आ गई, और नीचे भी एक बेस सा तैयार हो गया ऐसे, और ऊपर भी एक बेस सा तैयार हो जाएगा, वो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसलिए ट्रेपीजियम जैसी शेप बन जाएगी। तो इसीलिए हम जो टेट्राहेड्रल शीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए ट्रेपीजियम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये मैं आपको ये बताऊं कि जो टेट्राहेड्रल शीट बन गई, ठीक है, टेट्राहेड्रल यूनिट्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया, टेट्राहेड्रल शीट बन गई। अब जो टेट्राहेड्रल शीट बनती है उसकी जो ओपनिंग्स होती है ना, अलग अलग टेट्राहेड्रल यूनिट्स एक पैटर्न में अरेंज हो गए, तो उस पैटर्न में अरेंज होने के बाद एक जो बीच में ओपनिंग एक खाली जगह से बन जाती है, वो एक ऐसी बनती है कि एक हेक्सागन सा मिल जाता है हमें, एक हेक्सागोनल वॉइड सी क्रिएट हो जाती है। तो जो नेट रिजल्टेंट हमें शेप देखने को मिलती है जिसमें एक दूसरे के साथ मिलके इन्होंने कंबाइन किया, वो हेक्सागोनल शेप होती है, और बीच में हेक्सागोनल ओपनिंग्स आ जाती है, ठीक है। ये सभी बातें जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं उसमें है, उसमें ये जो हेक्सागोनल ओपनिंग है जो मैंने आपको बताई वो भी आपको साफ नजर आएगी। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा, अब मैं अपनी टैब से आपको ये चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। और जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उसमें सारे पॉइंट्स रिटन में हैं, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बोल के समझाए हैं वो उसमें रिटन में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये टेट्राहेड्रल शीट हमारी बन गई इस पे चार्ज क्या होगा। चार्ज की बात कर लेते हैं इसकी। देखिए मैंने आपको कहा कि जो ये बेस पे ऑक्सीजन एटम्स हैं ये शेयर होंगे बिटवीन टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है पहले ये बताओ, कितना होता है? -2 होता है ऑक्सीजन पे चार्ज। अब दो में शेयर हो रहा है ये ऑक्सीजन, बेस पे जो ऑक्सीजन दो यूनिट्स में शेयर हो रहा है,
तो जो -2 चार्ज था अब 2 में शेयर हो गया, तो 1 में कितना बचा? -1। एक की बात कर लेते हैं तो ओवरऑल शीट का भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो -1 ओवरऑल -1 हो गया इसका। ठीक है, जो बेस पे है उनका हो गया -1। ठीक है, अब जो बेस पे है कितने एटम्स है? 1 2 3, 3 एटम्स है। तो इसको पहले इसको सेपरेट कर लूं मैं, -1। ओके, -1 इंटू 3, क्योंकि 3 एटम्स है बेस पे। 1 2 3 3 है, -1 इंटू 3। अब इसके बाद प्लस सिलिकॉन एटम है। सिलिकॉन एटम पे कितना चार्ज होता है? सिलिकॉन एटम किस ग्रुप से है, किस फैमिली से है? कार्बन वाली से। कार्बन पे कितना चार्ज होता है? +4। तो सिलिकॉन पे कितना होगा? +4। तो +4 तो -1 इंटू 3 +4। पर अभी आप ध्यान दीजिए कि जो ऊपर ऑक्सीजन है उसको अभी हमने छोड़ दिया, उसको भी लो, उसका भी चार्ज लो। उसका कितना चार्ज है ऊपर वाले का? वो तो पूरा होगा, -2 लिख देते हैं, -2 प्लस -2 प्लस -2। तो ये कितना बन गया? -1 इंटू 3 -3 +4 1 1 -2 -1 so this -1 charge, this is net charge, this is net charge on tetrahedral sheet, on tetrahedral sheet, on tetrahedral, this tetrahedral sheet, राइट। नेट चार्ज टेट्राहेड्रल शीट पे आ गया -1। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तब ये कैसे नजर आते हैं, अब फिर मैं आपको वो टैब पे दिखाता हूं अपने। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, आप देखिए जो फर्स्ट फिगर देखिए, पहले ये वाली फिगर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इस साइड जब एक दूसरे के साथ ये कंबाइन करेंगे और हम इसको एज ए 2D में रख के देखें एक दूसरे के साथ, तो ये इस साइड तो एक साइड सी आ गई, दूसरी साइड भी एक साइड सी आ गई, और ऊपर भी एक आप इमेजिनरी, क्योंकि जो हमने इनको आपस में कनेक्ट किया है एक्चुअल में ऐसे कनेक्ट होना है, एक्चुअल में हमने इसको एज ए लाइन थोड़ी ना बनी हुई है, हमने अपनी समझ के लिए लाइंस बनाई है। तो ऐसे आप अपनी समझ के लिए ऊपर भी लाइन बना सकते हो। तो फिर आप देखोगे कि जैसे नीचे एक लाइन सी बन जाएगी, ऊपर एक लाइन सी बन जाएगी, और इस साइड में एक स्लांटिंग सी ऐसे लाइन और दूसरी साइड में स्लांटिंग सी ऐसे लाइन, तो ट्रेपीजियम जैसी शेप हमें नजर आने लग जाएगी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। अब आप देखिए कि जो मैंने आपको हेक्सागोनल ओपनिंग्स के बारे में बताया था, वो आप देखिए, अब वो आप देख पा रहे हैं अब कि जो ये जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं तो एक हेक्सागोनल ओपनिंग मैंने आपको बताई थी वो बन जाती है। वो देखिए आप इधर हेक्सागोनल ओपनिंग आप इसमें देख सकते हैं, ये एक आइसोलेट करके दिखा दिया पहले, फिर दिखा दिया कि जब इसको हम एज ए लार्ज देखेंगे, ऑन ए लार्ज स्पेक्ट्रम देखेंगे, तो वो कुछ ऐसे हमें फिगर देखने को मिलेगा। ऐसे एटम्स अरेंज हुए होंगे जिनके बीच में हेक्सागोनल ओपनिंग्स क्रिएट हुई होंगी। ठीक है, तो ये जो हेक्सागोनल ओपनिंग्स है इसका मैं बाद में जिक्र भी करूंगा, इसलिए इस बात को आप पकड़ के रखिएगा कि जो काउलिनाइट है, जो काउलिनाइट नहीं सॉरी जो टेट्राहेड्रल शीट है उसमें हेक्सागोनल ओपनिंग्स होती है, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिनरल। अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल शीट को। पर ऑक्टाहेड्रल शीट को समझने से पहले
आपको ये समझना जरूरी है कि ऑक्टाहेड्रन यूनिट क्या होता है, जनरली एक ऑक्टाहेड्रन होता क्या है। तो ऑक्टाहेड्रन को समझने के लिए ना पहले मैं आपको सीधा यही समझा दूंगा कि ऑक्टाहेड्रन कैसे बनता है और हमारा जो ये ऑक्टाहेड्रन यूनिट है इसमें भी एटम्स कैसे अरेंज्ड है। फिर जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है इसको भी समझाऊंगा। पर पहले ये देखिए कि ऑक्टाहेड्रन यूनिट बनता कैसे है, ये होता कैसे है, इस पे एटम्स अरेंज कैसे होते हैं। अगर आपने ऑक्टाहेड्रन यूनिट को समझना है तो जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी 4 दीवारें प्लस जो छत है और जो फर्श पे आप बैठे हो, इन 6 को लगा लो। 6 साइड्स होगी, इन 6 के साइड्स पे अब बात ये आ रही है, ये जो 6 साइड्स हैं ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल, तो क्यूब बन जाएगा। तो इस क्यूब के ये जो अब 4 दीवारें हैं, इन 4 दीवारों के सेंटर पे हाइड्रोक्सिल एटम हो, हाइड्रोक्सिल एटम OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एटम, राइट, हाइड्रोक्सिल आयन रादर, OH नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। जो ये 4 दीवारें हैं, 4 दीवारें, ये जो 4 दीवारें इनके सेंटर पे है हाइड्रोक्सिल आयन, जो छत है इसके भी सेंटर पे है हाइड्रोक्सिल आयन, और जो फर्श है इसके भी सेंटर पे हाइड्रोक्सिल आयन है। ये जो 6 है, 6 फेसेस बन गए, इन सभी 6 फेसेस के सेंटर पे है हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। 4 दीवारें, एक ऊपर छत और नीचे फर्श, 6 के सेंटर पे, 6 फेसेस के सेंटर पे हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। और ये जो रूम है इसके सेंटर पे है एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव, इसके सेंटर में है एल्यूमिनियम आयन। अब जो ये नेट स्ट्रक्चर बन गया ना आपका, इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रन यूनिट, जो हमारे मेन काम है ऑक्टाहेड्रन यूनिट। ऑक्टाहेड्रन कैसे बनता है ये भी मैंने आपको समझा दिया, और ऑक्टाहेड्रन यूनिट जो हमें सबसे ज्यादा काम में आएगा वो भी मैंने आपको समझा दिया कि 6 फेसेस के सेंटर पे है हाइड्रोक्सिल आयन और बीच में है एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें थोड़ी वेरिएशंस आ जाती हैं कि इसके बाद मैंने आपको ऑक्टाहेड्रन यूनिट समझा दिया। अब इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल शीट कैसे बनती है, पर उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो मैंने ये बीच में एल्यूमिनियम आयन कहा है, उससे जो ऑक्टाहेड्रल शीट बनती है, इस ऑक्टाहेड्रल यूनिट जब आगे कंबाइन करेगा तब जो ऑक्टाहेड्रल शीट बनेगी वो कैसी होगी, ठीक है। उसको हम, अगर जो बीच वाला सेंट्रल एटम है वो अगर एल्यूमिनियम हो तो हम उसको गिब्साइड कह देते हैं, उस पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल शीट को हम गिब्साइड का नाम दे देते हैं, राइट, एल्यूमिनियम। अगर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम अगर वो एल्यूमिनियम हो तो हम इसको गिब्साइड कह देते हैं, गिब्साइड। अगर ये मैग्नीशियम हो तो हम इसे ब्रूसाइड कह देते हैं, और अगर ये आयरन हो फिर हम इसे फेराइट कह देते हैं, अगर ये आयरन हो। पर आयरन आपको पता है 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। और ये देखा गया है कि जो नेट शीट्स बनती हैं आगे, उसमें Fe3 पॉजिटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो मैं यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव लिख रहा हूं। Fe2 पॉजिटिव की भी शीट्स बन जाती है पर वो इतनी स्टेबल नहीं होती। जो ज्यादा स्टेबल शीट्स होती हैं वो तब होती हैं जब Fe3 पॉजिटिव एग्जिस्ट करे, इसलिए हमने अपनी जो शीट है उसका नाम फेराइट दी है। जो Fe2 पॉजिटिव वो आपको पता है फेरस होता है, Fe3 पॉजिटिव फेरिक होता है, तो फेरिक से फेराइट, ठीक है। एल्यूमिनियम अगर हो तो मैंने आपको बताया गिब्साइट, मैग्नीशियम हो तो ब्रूसाइट, हम इसे कहते हैं जो हमारी नेट ऑक्टाहेड्रल शीट बन जाती है उसको, ठीक है। पर ये तो जस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन है
कि आपको याद रखनी है, ये ऐसे नहीं कि याद नहीं रखनी। गिब्साइट, ब्रूसाइट, फेराइट कब कब कहते हैं, जब सेंट्रल एटम क्या हो, ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पर जब हम इसका आगे जिक्र करेंगे तो कई बार तो हम सीधा ऑक्टाहेड्रल शीट कह देंगे, कई बार गिब्साइट कह देंगे। पर हमारा जो मेन इंटेंशन होगा वो यही होगा कि सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये ही ज्यादा यूज होता है। ये ही आगे जो क्ले मिनरल्स होते हैं उसमें जो मेन शीट होती है वो गिब्साइट शीट ही होती है, ठीक है। इसलिए अब से जब भी हम ऑक्टाहेड्रल शीट की बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा सेंट्रल एटम है दैट इज एल्यूमिनियम, और हमारी अगर ऑक्टाहेड्रल शीट कह रहे हैं तो गिब्साइट शीट हमारा जो मेन मतलब है, जो हमारा मेन रेफरेंस है वो गिब्साइट शीट से है। बट इन जनरल ऑक्टाहेड्रल शीट किस किस टाइप्स की हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो ये मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो होता है इस ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स के जो सेंटर, जो इसके एजेस होते हैं उस पे मेनली हाइड्रोक्सिल एटम होता है। ये हाइड्रोक्सिल एटम, हाइड्रोक्सिल आयन जो है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल यूनिट में 2 यूनिट्स में शेयर हो रहा था, जब टेट्राहेड्रल शीट बनी तब 2 यूनिट्स में शेयर हो रहा था ना ऑक्सीजन। वैसे यहां पर जो ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये जब ऑक्टाहेड्रल शीट्स बनेगी, ऑक्टाहेड्रल यूनिट से ऑक्टाहेड्रल शीट बनेगी, तब 3 यूनिट्स में शेयर होगा। कौन सा? हाइड्रोक्सिल आयन, 3 यूनिट्स में, ठीक है। तो जो ये आपको बता रहा हूं मैं, 3 यूनिट्स में ये शेयर होगा हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो नेट चार्ज बन जाएगा, जैसे हमने नेट चार्ज टेट्राहेड्रल शीट में कैलकुलेट किया था, वैसे अब हम नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल शीट में, कि ऑक्टाहेड्रल शीट में नेट चार्ज क्या होगा। नेट चार्ज अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी चीजें थ्योरी की फॉर्म में जो पीडीएफ नीचे मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें होंगी। जो नेट चार्ज अगर हमको कैलकुलेट करना है तो जैसे वहां पे कैलकुलेट किया था वैसे यहां पर भी करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये 3 यूनिट्स में शेयर्ड है, ठीक है। और एक हाइड्रोक्सिल आयन पे चार्ज कितना होता है? -1। तो जब ये 3 में शेयर हो गया तो इस पे क्या चार्ज हो जाएगा? -1/3, -1/3। अब वहां पे जब टेट्राहेड्रल शीट बनी थी तो सिर्फ जो बेस पे ऑक्सीजन थे सिर्फ वो ही शेयर हुए थे, और जो ऊपर वाला ऑक्सीजन था वो शेयर नहीं हुआ था। पर जब ऑक्टाहेड्रल शीट बनती है इसमें सारे के सारे हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं ये शेयर होते हैं बिटवीन 3 यूनिट्स। एक हाइड्रोक्सिल आयन शेयर होता है बिटवीन 3 यूनिट्स। तो एक पे चार्ज हो गया -1/3, और कितने शेयर हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं, तो -1/3 × 6। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो कि नेगेटिव। अब पॉजिटिव की बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो हम बात करते हैं, जो चीज पाई जाती है, जो शीट पाई जाती है ऑक्टाहेड्रल, दैट इज गिब्साइट शीट। तो हम गिब्साइट शीट का ही कैलकुलेट करते हैं अभी नेट चार्ज। आप मैग्नीशियम, आप ब्रूसाइट और फेराइट शीट का भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर गिब्साइट शीट का ही हम कैलकुलेट करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो -1/3 × 6 प्लस क्या होगा? जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्या है? एल्यूमिनियम। गिब्साइट शीट की ही हम बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? +3। तो +3, तो ये आ गया -1/3 × 6, ये आ गया -2, -2 + 3 हो जाएगा 1, तो +1। ये हो गया नेट चार्ज। दिस इज नेट चार्ज ऑन गिब्साइट शीट, राइट। गिब्साइट शीट, ये आ गया गिब्साइट शीट के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, ठीक है। अब जो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है उसको मैं समझाता हूं।
देखिए हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन कितने हो गए, 6 हो गए। जो ये 6 हुए, इसमें से अगर मेरे को एक ट्रायंगल बनाना है, अब मैं मैथ पे आ रहा हूं, मैथ की जो ज्योमेट्री है उस पे आ रहा हूं। ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3। 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कोई भी 3 पॉइंट्स हो, उसमें से एक प्लेन पास कर जाएगा, एक 2D प्लेन पास कर जाएगा, और उस 2D प्लेन पे आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। मतलब ट्रायंगल अगर है तो उसको मैं 2D पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो वैसे यहां पे किया है, एक प्लेन पे, जो एक प्लेन है उस पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऊपर जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं उनको एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया, और जो नीचे वाला प्लेन है उस पे जो नीचे वाले हाइड्रोक्सिल आयंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब टोटल हमारे पास 6 है ना हाइड्रोक्सिल आयंस, 3 को हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3, और जो बाकी के 3 रह गए उनको हमने नीचे वाले प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अलग अलग प्लेन्स में, कि एक ऊपर के प्लेन में हाइड्रोक्सिल आयंस है और एक नीचे के प्लेन में हाइड्रोक्सिल आयंस है, और बीच में एल्यूमिनियम का एक आयन है Al3 पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम ऐसे, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ऐसे पेपर में आ जाए या आप कहीं पढ़ रहे हो तो ऐसी आपको फिगर दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने ये फिगर भी आपको बना दी कि इसको जो जो ऑक्टाहेड्रन यूनिट है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो ये लाइंस मैंने बनाई है, ये मेन उसके बेसिस पे है कि जब हम इसकी आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, आर्किटेक्चरल ड्राइंग में हम पढ़ते थे आर्किटेक्चर आइसोमेट्रिक व्यू, कि कोई चीज है उसका टॉप व्यू कैसा होगा, प्लान व्यू कैसा होगा, आइसोमेट्रिक व्यू कैसा होगा, राइट साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, ये सभी हमने पढ़े हैं। तो मेनली ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू है। तो उसके बेसिस पे जो चीजें हमें दिखेंगी, जो लाइंस दिखेंगी हमें आइसोमेट्रिक व्यू में, उसको मैंने एक सॉलिड लाइन से बनाया हुआ है, और जो नहीं दिखेंगी, जो पीछे होंगी, जो सॉलिड लाइंस बनी हुई है उसके पीछे होंगी, उसको डॉटेड बनाया हुआ है। और उसके हाँ कॉम्बिनेशन से कुछ ट्रायंगल भी बन रहे हैं, पर हमें उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें डिटेल में बस इस चीज में जाना है जो मैंने आपको चीजें बताई, कि एल्यूमिनियम अगर हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, तब क्या क्या जो हम हमारा ऑक्टाहेड्रल शीट है उसको कौन कौन से नाम से जानते हैं। जो ये ऑक्टाहेड्रन यूनिट है ये किससे बनता है, 6 हाइड्रोक्सिल, जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं 6 वो हों, और बीच में एल्यूमिनियम एटम हो तो ये गिब्साइड हम उसको कहते हैं। मैग्नीशियम हो तो ब्रूसाइड हो, ब्रूसाइड कहते हैं। अगर आयरन हो तो फेराइट कहते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये डायग्राम कैसे बनी, ऐसे डॉटेड होंगे, कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ ये चीज पता होनी चाहिए कि हर एक हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो 3 यूनिट्स में शेयर होगा, और फिर उसके बाद उस पे जो नेट चार्ज है वो हम ऐसे +1 गिब्साइड शीट पे निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें होंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जैसे हमने टेट्राहेड्रल शीट का देखा था कि उसको हम एज ए ट्रेपीजियम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ऑक्टाहेड्रल शीट का भी हम देख लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल शीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टाहेड्रल शीट को हम सिंपली एज ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर देते हैं, एज ए रेक्टेंगल। अगर हमको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो ऑक्टाहेड्रल शीट्स को तो हम एज ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेट्राहेड्रल जो शीट है उसको एज ए ट्रेपीजियम और ऑक्टाहेड्रल शीट को रेक्टेंगल, क्योंकि आगे जो हम क्ले मिनरल्स पढ़ेंगे उसमें हम ऐसे लिखते नहीं जाएंगे या पूरी शीट्स नहीं बनाएंगे, हम सिंपली ट्रेपीजियम बना देंगे या रेक्टेंगल बना देंगे। उससे हमको समझना पड़ेगा कि ये टेट्राहेड्रल शीट की बात हो रही है या ऑक्टाहेड्रल शीट की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम क्ले मिनरल्स पढ़ेंगे, पर उसमें एक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन का। वो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन उसमें डिस्कस करने के बजाय मैं पहले आपको ये समझा दूं कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होती क्या है,
फिर जब हम वहां पे जिक्र करेंगे आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन का, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि किस चीज की बात हो रही है, राइट। तो अब हम बात करते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन की। अब आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन समझने से पहले मैं आपको यह समझा दूं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस ऐसे है कि जैसे हम अपने अपने फ्लोर पे या दीवार पे टाइल्स लगाई होती है ना, कि एक टाइल है, अब सभी डायरेक्शन में उसी टाइल को आप रिपीट करते जाओ तो पूरे फ्लोर पे या पूरी दीवार पे टाइल्स का एक नेटवर्क लग जाएगा, पूरा फ्लोर टाइल से कवर हो जाएगा, या दीवार को जिस हाइट तक टाइल से का आपने कवर करना है वो हो जाएगा। बस एक टाइल है, उसको आपने सारी डायरेक्शन में रिपीट करते रहना है, ठीक है। ऐसे हमारा फ्लोर पे या दीवार पे जो टाइल लगानी है वो हम लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे यहां पे है सॉइल में या इन जनरल केमिस्ट्री में कि एक नेटवर्क है किसका, एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को 3 डायमेंशन में रिपीट करता जाए तो क्ले मिनरल बन जाएगा पूरे का पूरा, एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा। एक जैसे वहां पे एक टाइल अपने आप को रिपीट कर रही थी, वैसे यहां पे एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स का एक नेटवर्क सा बन जाए, जैसे टेट्राहेड्रल यूनिट, टेट्राहेड्रल शीट, ये एक नेटवर्क बन गया ना एटम्स का, जो एक पैटर्न में अरेंज्ड है। अब ये पैटर्न अपने आप को रिपीट करता जाए करता जाए करता जाए और पूरे का पूरा एक मिनरल बन जाए, उसको हम कहते हैं कि जो ये बेसिक पैटर्न तैयार हो गया, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है और पूरा मिनरल तैयार हो गया, उस पैटर्न को हम कहते हैं दैट दिस इज क्रिस्टल लैटिस ऑफ आवर मिनरल, ठीक है। अब जब आपको क्रिस्टल लैटिस समझ लग गया है, जो ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे मिनरल का, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन या जिसे हम आइसोमॉर्फिज्म कह देते हैं वो क्या होती है। ये होती है कि एक आयन को दूसरे आयन से रिप्लेस कर देना, या एक आयन का दूसरे आयन से रिप्लेस हो जाना ऑफ सेम फिजिकल साइज, सेम ना कह के ज्यादा बेटर वर्ड है सिमिलर फिजिकल साइज, क्योंकि फिजिकल साइज सेम होना ये जरूरी नहीं है, सिमिलर होना जरूरी है। सिमिलर मतलब लगभग सेम, सेम तो नहीं पर ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत ही फर्क है, ठीक है। एक आयन का दूसरे आयन से रिप्लेस हो जाना ऑफ सेम फिजिकल साइज एंड सेम चार्ज, कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस में एक आयन दूसरे आयन से रिप्लेस हो जाए ऑफ सेम फिजिकल साइज एंड सेम चार्ज, और उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर था ऑफ द मिनरल जिसमें भी ये हुआ है, उसका स्ट्रक्चर वो वही रहे, स्ट्रक्चर पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब अगर टेट्राहेड्रल शीट है तो टेट्राहेड्रल शीट का जो ओरिएंटेशन था, जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी जैसा भी स्ट्रक्चर था वो वैसा ही रहे। अगर ऑक्टाहेड्रल शीट का एक स्ट्रक्चर बन गया था वो वैसा ही रहे। अगर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल शीट को कंबाइन करके कोई स्ट्रक्चर बन गया वो वैसा ही रहे। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बस जो ये जगह एक आयन ने घेरी हुई थी अब दूसरा आयन घेर लेगा, बस ये ही चेंज आना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन या आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन या आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। देखिए आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन या जिसे हम आइसोमॉर्फिज्म भी कह देते हैं, दिस इज वो सब्स्टिट्यूशन इन क्ले मिनरल्स रेफर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वन आयन बाय अनदर ऑफ सिमिलर साइज एंड चार्ज विद इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मिनरल। क्रिस्टल लैटिस में एक आयन दूसरे से रिप्लेस हो जाए विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है।
अब हमारे सॉइल के केस में जो ये एक आयन दूसरे आयन से रिप्लेस होता है, ये ऐसा होता है कि जो हायर वैलेंस वाला एटम है, रादर आयन, वो लोअर वैलेंस आयन से रिप्लेस हो जाता है। जैसे जो सिलिकॉन है वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाता है कुछ कंडीशंस में। कौन सी कंडीशंस में, कौन से मिनरल्स में, ये हम पढ़ेंगे। अब सिलिकॉन एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाता है क्योंकि दोनों पे चार्ज भी सेम है, प्लस है, और साइज भी दोनों के सिमिलर है। सेम नहीं है, सेम नहीं, सिमिलर है, लगभग एक जैसी। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया हमारे सॉइल के केस में जो हायर वैलेंस वाले आयंस है, जैसे सिलिकॉन पे कितना चार्ज है, +4, ये रिप्लेस हो जाता है एल्यूमिनियम से जिस पे चार्ज है +3। मतलब हायर वैलेंस वाले लोअर वैलेंस वालों से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ जो पॉजिटिव आयंस है, मतलब जो कैटायंस है, वो ही रिप्लेस होते हैं। ठीक है, हमारे सॉइल के केस की बात कर रहा हूं मैं, उसमें सिर्फ पॉजिटिव आयंस ही रिप्लेस होते हैं और हायर वैलेंस वाले लोअर वैलेंस से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है इससे, जो आइसोमॉर्फिज्म है उसे होता क्या है, उसे होता ये है कि जो हायर वैलेंस वाला, जैसे मैंने आपको बताया सिलिकॉन, सिलिका हमेशा नहीं होता, कुछ कंडीशन में होता है। कौन सी कंडीशन में, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सिलिकॉन जो +4 वाला है वो रिप्लेस हो गया एल्यूमिनियम से जो कि +3 वाला है। तो अब जो +4 वाला है उसमें +4 का मतलब क्या था कि उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन, जो उसकी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको लूज कर दिया। एल्यूमिनियम के +3 का मतलब है कि उसकी आउटर शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको उसने खो दिया, लूज कर दिया, तो इसलिए वो +3 बना। अब सिलिकॉन कितने कर रहा था, 4, एल्यूमिनियम कर रहा है 3, तो एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने कम लूज किया। सिलिकॉन 4 कर रहा था, एल्यूमिनियम ने एक कम किया। तो जब सिलिकॉन रिप्लेस हो जाएगा एल्यूमिनियम से तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, क्योंकि सिलिकॉन ने 4 किए थे, एल्यूमिनियम ने 3 ही किए, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम तो 3 ही कर रहा था और सिलिकॉन 4 करता था, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा उसकी सरफेस पे, क्ले मिनरल की सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये भी कह सकता हूं, अगर जैसे इसको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में अगर मेरे को समझाना हो तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि +1 कम हुआ है, +4 से +3 पे गए, तो +1 जो है वो कम हुआ है, या ये कह दूं कि -1 को हमने जोड़ दिया, -1 को ऐड कर दिया, ये भी कह सकते हैं। -1 हमारे केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एक नेट नेगेटिव चार्ज आ गया क्ले मिनरल की सरफेस के ऊपर। ठीक है, और ये परमानेंट होता है, राइट, रिप्लेस हो गया। अब एक परमानेंट नेट नेगेटिव चार्ज आ गया क्ले मिनरल की सरफेस के ऊपर। आइसोमॉर्फिज्म से क्या हुआ, परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ गया क्ले मिनरल की सरफेस के ऊपर। जो ये परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा, प्लस को, माइनस प्लस को करेगा। प्लस हमारे केस में हम किसको कहते हैं, कैटायंस को। केमिकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री में किसको कहते हैं, प्लस, कैटायंस को। तो जो ये परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ गया क्ले मिनरल की सरफेस पे, ये कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अट्रैक्शन ऑफ कैटायंस ये होगा। अब जब अट्रैक्शन ऑफ कैटायंस इसकी सरफेस पे होता है तो ये जो कैटायंस है ये क्ले मिनरल की सरफेस पे हैं, सरफेस के ऊपर लग गए जो ये कैटायंस है। और जो चीज सरफेस पे है उसको तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो, इजीली वो चीज एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, जो सरफेस पे आ गई, तो मतलब जो ये वाले कैटायंस है जो सरफेस पे आ जाते हैं, दे कैन इजीली बी रिप्लेस्ड। एक्सचेंजेबल कैटायंस, ये जो कैटायंस, अट्रैक्शन ऑफ कैटायंस हुए, इसके ऊपर कैटायंस लग गए, दे कैन बी इजीली एक्सचेंज।
एक्सचेंजेबल कैटायंस बन जाते हैं ऑन सरफेस। ठीक है, इस कैपेसिटी को, क्ले मिनरल की इस कैपेसिटी को कि जो उस पे उसके सरफेस पे कैटायंस हैं, दे कैन इजीली बी रिप्लेस्ड बाय अनदर कैटायंस। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, वो 2 सोडियम आयन से रिप्लेस हो जाएगा, या किसी ऐसे से रिप्लेस हो जाएगा जिसका चार्ज +2 है। हाँ, वो डिपेंड करता होता है कि अगर कैल्शियम ने मान लीजिए किसी और से रिप्लेस होना है जिसका चार्ज +2 है, तो उसकी एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए उस मिनरल के लिए जिसने उसको रिप्लेस करना है, तभी रिप्लेस होगा। पर जो कैल्शियम अगर सोडियम से, सोडियम की एफिनिटी ज्यादा होती है राइट कैल्शियम को रिप्लेस करने में, तो कैल्शियम अगर सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा तो एक कैल्शियम 2 सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम पे +2 होता है, सोडियम पे +1 होता है, तो एक कैल्शियम 2 सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि जो सरफेस पे कैटायंस आ गए ना, अब जो ये इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सचेंजेबल कैटायंस ऑन सरफेस। और इस प्रॉपर्टी, जो क्ले की ये प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी शॉर्ट फॉर्म में CEC लिख दिया, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये कंसेप्ट है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ये क्या होती है ये भी मैंने आपको समझा दिया आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। अब इस कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का जो प्रैक्टिकल यूजेज है वो कहां पे आता है? वो तब आता है कि जैसे फर्टिलाइजर हम छिड़क रहे हैं, ठीक है, अपनी सॉइल के ऊपर। अब जब हमारी सॉइल जो कि अगर क्ले है, उसमें जो सरफेस है क्ले की, उसकी सरफेस के ऊपर एक्सचेंजेबल कैटायंस आ गए। अब हमने उस पे फर्टिलाइजर अपने छिड़के, मान लीजिए अमोनियम छिड़का, तो जो उस पे कैटायंस है अगर वो इजीली रिप्लेस हो सकते हैं अमोनियम से, अमोनियम की एफिनिटी ज्यादा होती है रिप्लेस करने की, तो अमोनियम उसको रिप्लेस कर देगा और जो फर्टिलाइजर ने काम करना था वो हो जाएगा। ठीक है, इसकी वहां पे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, तो पर हमें इतना ही पढ़ना है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक्चुअल क्ले मिनरल्स के ऊपर। अब जो क्ले मिनरल्स है उन पे टाइम लग सकता है और मैं उनको 1 गो में खत्म करना चाहता हूं, इसलिए उनको अब हम हमारे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।